सा पार्ट स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, जिसमें कि हमारा जो स्टैट्स वाला पोर्शन है, जैसे जो हमारे स्टैट्स के क्वेश्चन गलत हो रहे थे, जैसे कल श्रुति पूछ रही थी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होगा तो क्या लगाएंगे, या फिर एक क्वांटिटेटिव होगा दूसरा क्वालिटेटिव होगा, दोनों क्वालिटेटिव होंगे तो क्या लगाएंगे। तो हम जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं इसमें से जितने भी जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो आप लिखेंगे ही, इसके अलावा जो भी वन लाइनर्स आप इसमें से बनाएंगे जिनको कि आपको याद रखना है फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन जिसको कि हम बोलते हैं सहसंबंध। बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं सर स्क्रीन प्रेजेंट किए हैं? हाँ स्क्रीन प्रेजेंट किया सर आपने दिख नहीं रही है। अच्छा नहीं अभी दिखेगी। गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है। तो जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन को ही हम हिंदी में सहसंबंध कहते हैं। कोरिलेशन होता क्या है, पहले तो हम ये सिंपल सी एक बात समझ लें। कोरिलेशन एक तरीका है विश्लेषण करने का, जिससे कि हम किन्हीं दो चर, जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं या फिर दो हमारे चर हैं। चर समझती हो क्या होता है? चर वो होता है जिसका कोई अपना मान नहीं होता है। वेरिएबल वो होता है जो कि वैल्यू वेरी करता रहता है। वेरी करता रहना, बदलते रहना। जैसे जब आपने पढ़ा होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आपने पढ़ा होगा कि x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, z एक वेरिएबल है ना। या जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा k एक वेरिएबल है। अच्छा, तो जब हम कहते हैं कि मान लो कि कोई एक चीज़ है जिसका क्या नाम है, तो आप कहते हैं सर मान लो x है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x को एक नाम के संदर्भ में इस्तेमाल किया, बहुत ध्यान से समझना बेटा। लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ हमने कहा कि यार हम एक होटल में रुके हुए हैं, और मान लो हम एक होटल में रुकते हैं, मान लो x नाम का एक होटल है, तो हमने यहाँ पे x को क्या मान लिया? होटल मान लिया, ठीक है। या हमने कहा मान लो एक आदमी है जो कि x रोटी खाता है, यहाँ पर हमने उसको रोटी से कंपेयर कर दिया। यानी x की अपनी कोई वैल्यू है क्या? नो सर। ठीक है, x की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। बोलने में थोड़ा जल्दी जवाब दोगे तो फिर हमें भी जल्दी जल्दी हम पढ़ाएंगे। हाँ, तो यानी कि जो x है हमारा, y है हमारा, z है हमारा, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। इनको हम जिस संदर्भ में भी चाहें उसमें रख सकते हैं। x को कभी हम मान लो किसी गांव में x महिलाएं गर्भवती हैं या x गर्भवती महिलाएं हैं। अब x की वैल्यू जो हो वो हमें नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमने x मान लिया। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं को हम चर कहते हैं। और चर का मतलब ही यही होता है जिसकी वैल्यू बदलती रहे या वेरी करता रहे। क्योंकि हमने बताया था ना, इसको हिंदी में हम कहते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब है एबिलिटी टू वेरी। एबिलिटी यानी बदलते रहने की क्षमता, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो अब आ जाते हैं सहसंबंध के बीच में। जब हमने हाइपोथेसिस पढ़ी, जैसे कल एक प्रश्न कोई पूछ रहा था कि किसी गांव की साक्षरता का प्रभाव कैसे क्या पड़ता है ना। तो हमने देखा कि भाई अगर एक गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला के खाने पीने का प्रभाव उसके नवजात बच्चे पर या फिर गर्भस्थ शिशु पे क्या पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर गर्भवती महिला कुछ खा रही है तो उसका प्रभाव उसके बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा बच्चा है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है गर्भवती महिला। यानी गर्भवती महिला का प्रभाव पड़ रहा है जिसपे, वो कौन हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा। यानी कि इसी तरीके से किसी भी शोध समस्या में, किसी भी जो है चर में दो वेरिएबल होते हैं, दो चर होते हैं, एक इधर और एक इधर। अब इन्हीं दोनों के बीच के संबंध को हम ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक सांख्यिकी विधि हमारी होती है सहसंबंध, जिसको हम इंग्लिश में कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन एक दो चरों के बीच में मापा जाने वाला संबंध है, जिससे कि हम किन्हीं दो चरों के बीच में संबंध का मापन करते हैं कि उनके दो चर आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी मानते हैं कि उनके जो संबंध है उनकी प्रकृति क्या है, उनके संबंधों की दिशा क्या है ना। यानी डायरेक्शन का भी मेजरमेंट करते हैं। अच्छा,
यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न आता है कि तो कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी, यानी जो सहसंबंध होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, यानी कौन वेरिएबल कितना ज़्यादा मजबूत है, दूसरे वेरिएबल से उसका कैसा रिश्ता है या फिर कैसा संबंध है, यानी द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है यानी सहसंबंध गुणांक जो हमारा होता है, इसकी जो वैल्यू होती है किन्हीं दो चरों के बीच में स्ट्रेंथ मापने के काम में आती है ना। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, +1 से लगा करके -1। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सहसंबंध गुणांक की वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में ही रहेगी, ना तो इससे कम और ना इससे ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया। इसीलिए और यहीं पर ये तो +1 एक वैल्यू हो गई, -1 एक वैल्यू हो गई, लेकिन यहीं पर अगर हम इसको लिख दें +-1, ऐसे करके लिखते हैं इसको, थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिख देते हैं +-1। तो +-1 क्या दिखाता है कि किन्हीं दो चरों के बीच में, भाई प्लस और माइनस ऐसे बनाने का मतलब तो न्यूट्रल हो गया ना हमारा। वो टेक्निकली इसको नहीं देखना, लेकिन इसको अगर हम ऐसे जनरली कहीं पर प्लस माइनस दोनों बनाते हैं तो उसका मतलब होता है कि प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो अगर हम प्लस और माइनस दोनों बनाते हैं तो यहाँ पर ये हमें पता चलता है कि जो दो चर हैं हमारे, उनके बीच की जो डिग्री है, उनके बीच का जो संबंध है वो क्या है, एकदम परफेक्ट है और एकदम न्यूट्रल है। यानी प्लस माइनस जो है दोनों है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और प्लस माइनस जो है ये एक परफेक्ट डिग्री माना जाता है, यानी कोरिलेशन की सबसे परफेक्ट डिग्री क्या होती है, +- है ना, +-1। क्योंकि अब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा +1, ये अगर हम +1 से -1 की तरफ लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे बताइए, बोलिए। हमें +1 लिखना है, हमें -1 लिखना है, फिर क्या आएगा -1 के बाद, हम कहें कि +1। सर 0। वेरी गुड प्रियंका, बहुत बढ़िया बेटा, है ना, बहुत बढ़िया। +1 के बाद आ जाएगा हमारा 0, फिर क्या आएगा हमारा, अगर हम पीछे जा रहे हैं तो -1। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है ना। +1 आएगा, फिर 0 आएगा और देन -1 आएगा, यानी +1, 0 और -1। अब जब +1 होगा तो जाहिर सी बात है जो संबंध होगा वो किस प्रकृति का होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक समझते हो, यानी कि पॉजिटिव होगा। और जब -1 होगा तब कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। ऋणात्मक। बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन जब 0 होगा तो ये तो बीच की अवस्था है ना, ये तो ना प्लस है ना माइनस है। इसीलिए जब हम किसी को परफेक्ट रिलेशन और लेकिन 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है, जब हमें ये दिखाना होता है कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, देन वी विल बी यूज टू +-1, तब उसकी जगह पर हम +-1 का इस्तेमाल करते हैं। ये और यही हमारी परफेक्ट डिग्री होती है, सबसे अच्छी डिग्री मानी जाती है +-1। आगे देखते हैं, जैसे जैसे अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हमने कहा कि अभी हमारी जो कोरिलेशन की वैल्यू थी वो क्या थी, अभी हमारी वैल्यू थी +1, है ना। अब अगर +1 से अगर हम 0 की तरफ जाएंगे तो क्या वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है, हम्म, सर घट रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम +1 से -1, सॉरी +1 से 0 की तरफ जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या कर रही है, घट रही है। तो अब यहाँ पर हमें एक बात तो प्रियंका ने बता दी है, सर घट रही है। बहुत बढ़िया, कि +1 लिखा, फिर इसके बाद हमने 0 लिखा। अब अगर ये लगातार और घटती रहे तो क्या आएगा, अगर ये लगातार +1 के बाद 0 हो, सर अगर घट हम्म, सर -1 आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, यानी ये हमारा पूरा समीकरण बनेगा। अब एक बात बताओ कि भाई हम कोई किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं और वहाँ पर +1 आता है, जो वैल्यू आती है वो +1 आती है, तो हम क्या मानेंगे, दोनों चरों के बीच में, दोनों चरों के बीच, हाँ 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 हाँ, सर गुणात्मक संबंध पाया जाता धनात्मक संबंध है, यानी कि पॉजिटिव। है। यस यस। ठीक है,
लेकिन अगर दो चरों के बीच की वैल्यू -1 आ रही है तो हम क्या कहेंगे, ये वैल्यू ऋणात्मक है। तो सर ऋणात्मक। बहुत बढ़िया, यानी धनात्मक होगी जब +1 आएगा और ऋणात्मक होगी जब -1 आएगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। माइनस। हाँ ठीक, चलो आगे देखते हैं। ये जो भी लोग अभी जुड़े हैं वो ज्वाइन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। हालांकि हम इसको रिकॉर्ड करके तुम्हें दे देंगे और दोबारा देख लेना। अच्छा, तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा हमारा वो क्या होगा, +1 और -1। ये हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी सहसंबंधी गुणांक हो गया। तो जब ये सहसंबंध गुणांक है, यानी कि जब हम जैसे कि प्रियंका ने भी बताया कि जैसे जैसे हम 0 की तरफ मूव करेंगे तो हमारी वैल्यू, तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होगी कि कमज़ोर होगी। सर कमजोर होगी। बहुत बढ़िया, हमारी वैल्यू क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। और जैसे जैसे हम कमजोर होगी। हाँ, और जैसे जैसे हम -1 से 0 की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, हमारी वैल्यू मजबूत होती जाएगी, बढ़ strengthen होती इंक्रीज। जाएगी। बहुत इंक्रीजेस, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, ये हो गया, ये बात समझ में आ गई सबको। आगे और देखते हैं भाई, इसके बाद भी क्या बता रहा है, कह रहा है कि जो डायरेक्शन है, अब यहाँ पर हमने एक बार अभी क्या बताया था कि क्या मेज़र करता है। पहली तो बात तो स्ट्रेंथ मेज़र करता है, मजबूत है कि कमज़ोर है। और दूसरी चीज़ क्या बताई थी, डायरेक्शन को मेज़र करता है। यानी जब हम इसको डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए बोलेंगे तो जब हमने कहा कि अगर हमारी डायरेक्शन जो साइन है हमारा, अब यहाँ पर हम इसको प्लस के और माइनस के द्वारा ही तो साइन को दर्शाएंगे भाई। -1 0 +1 ऐसे कर सकते हैं। ये 3 हमारी लाइन हो गई। जो हमारी लाइन है, बात को समझो, अगर जो हमारी लाइन है 1 से शुरू होती है, अब 1 के पहले क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 के पहले क्या आएगा, -1 आएगा। ये हमारे 3 हमारे क्रम से चीज़ें हमने लगा दी। अब अगर हम यहाँ पर प्लस आता है हमारा, मान लो A+ आता है, तो ये किस चीज़ का सिंबल है कि जो कोरिलेशन है यानी जो रिलेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है ना। और अगर हमारा अगर आता है A-, तो हम क्या समझेंगे कि हमारी वैल्यू बहुत नेगेटिव। बहुत बढ़िया, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। जनरली हम कोरिलेशन को मेज़र करने के लिए हम 4 तरीके के कोरिलेशन कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम उनको एक बार देख लेंगे। इसके लिए हम 4 तरीके के कोरिलेशन कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से, पहला होता है पियर्सन। पियर्सन कोरिलेशन। दूसरा होता है हमारा जिसको हम कहते हैं केंडॉल रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है हमारा, तीसरा होता है स्पीयरमैन कोरिलेशन। स्पीयरमैन कोरिलेशन। और जो चौथा होता है हमारा, उसे हम कहते हैं पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन। अब जिसको ये चीज़ें हिंदी में चाहिए हो वो इन्हीं को हिंदी में लिख ले भाई। पियर्सन को तो हिंदी में भी पियर्सन ही कहेंगे ना, ऐसे पियर्सन लिख ले, केंडॉल को केंडॉल लिख ले। कोरिलेशन का मतलब हमने आपको बता दिया, सहसंबंध होता है। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कल श्रुति पूछ रही थी कि अगर सर दोनों वेरिएबल हमारे क्वांटिटेटिव होंगे तब हम क्या करेंगे, है ना। अगर हमारे दोनों वेरिएबल जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे दोनों वेरिएबल क्वांटिटेटिव हैं, देन वी यूज्ड कोरिलेशन। वहाँ पर हम क्या करेंगे, कोरिलेशन इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखेंगे ये बात कि कोरिलेशन हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारी दोनों वैल्यूज़ या हमारे दोनों वेरिएबल क्या होंगे, मात्रात्मक होंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव होंगे। जब हमारे दोनों वैल्यूज़ क्वांटिटेटिव होंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, कोरिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना बेटा। यस सर। ठीक है,
कोई दिक्कत सर नहीं जब हमारे दोनों वेरिएबल मात्रात्मक होंगे तब हम लोग कोरिलेशन का यूज करेंगे। जी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है, ये तो हमने आपको अभी तक बता दिया कि कौन कौन से कोरिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हमने आपको बताया। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं कुछ देर के लिए, हम इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अच्छा जी, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। इसमें हम 3 तरीके से इसको बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 तरीके से, आइए देखते हैं। पहला हमारा हो जाएगा बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ डिग्री यानी डिग्री के आधार पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम बांट सकते हैं बेसिस ऑन नंबर। नंबर के बेस पे बांट सकते हैं। और तीसरा हम बांट सकते हैं लीनियरिटी के बेसिस पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब इसके आधार पर हम बांटेंगे तो हमारे 2 निकलेंगे। कौन कौन से? पहला निकलेगा पॉजिटिव कोरिलेशन, जो अभी कोमल बता रही थी। यानी धनात्मक सहसंबंध। और दूसरा निकलेगा हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। दूसरा, और जब हम इसमें आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, यहाँ पर वेरिएबल्स ले देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसमें हमारे 3 तरीके के आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें हमारा आ जाएगा सिंपल कोरिलेशन, और हमारा आ जाएगा पार्शियल कोरिलेशन। इसको हम हिंदी में कहेंगे आंशिक सहसंबंध, इसको हम कहेंगे साधारण सहसंबंध। और तीसरा है मल्टीपल कोरिलेशन, यानी बहु संबंध, या फिर जो भी आप कहना चाहें। ये 3 हो गए हमारे। अब यही चीज़ अगर हम लीनियरिटी के बेसिस पे बांटें तो कितने हो जाएंगे? पहला हो जाएगा हमारा लीनियर कोरिलेशन, और दूसरा हो जाएगा हमारा नॉन लीनियर कोरिलेशन। ये बेटा आपके 3 तरीके के वेरिएबल्स हमने आपको बता दिए, इनको नोट कर लीजिए। तो ये दूसरे की हिंदी क्या होगी? कौन से वाले में? दूसरे वाले में? जी सर, पार्टियल कोरिलेशन की एक वो आर्थिक आंशिक है और दूसरा आंशिक सहसंबंध, और तीसरा है मल्टीपल कोरिलेशन यानी बहु सहसंबंध। नहीं सर, दूसरा आंशिक सहसंबंध, वो हमने उल्टा लिख दिया है, सॉरी। ये सिंपल वाला साधारण में चला जाएगा, आंशिक वाला इसमें आ जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस लगा लिया करो। ये वाला है साधारण सहसंबंध, ये वाला है आंशिक सहसंबंध, और ये वाला है बहु सहसंबंध। लिख लिया बेटा? यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन के बाद आ जाता है हमारा कुछ टेस्ट आ जाते हैं। सहसंबंध तो हमने पढ़ लिया। सहसंबंध के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस पढ़ना है। सिग्निफिकेंस को हिंदी में हम शुद्धता भी कह सकते हैं, है ना। और
सिग्निफिकेंस को हम, एक सेकंड, इम्पोर्टेंस। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिग्निफिकेंस को बेटा सिग्निफिकेंस ही कहेंगे, ठीक है। अब उसे स्तर का महत्व कहते हैं, लेकिन अब उसका क्या मतलब है, उस तरह का हिंदी कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको सिग्निफिकेंस ही याद करो। तो एक तो हो गया हमारा कोरिलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम दो चरों के बीच का संबंध और उनकी स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं कि कौन ज़्यादा नेगेटिव है, कौन ज़्यादा पॉजिटिव है। वहीं दूसरा है हमारा सिग्निफिकेंस, जिसमें कि हम करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। अगर एक बार सिग्निफिकेंस का मतलब है यहाँ पर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस टेस्ट ऐसे कह लीजिए। जब हम सिग्निफिकेंस लेवल की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस लेवल को हम क्या करते हैं, अल्फा कहते हैं। अल्फा, ये ए बना के ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा, अल्फा से हम इसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल, या फिर सिग्निफिकेंस का लेवल या सिग्निफिकेंस टेस्ट को डिनोट करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब हम फील्ड पे जाते हैं, वंस सैंपल डेटा, जो हमारा सैंपल डेटा हम लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं किसी ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, है ना, तो या फिर किसी और चीज़ के द्वारा, तो क्या होता है, इसमें बहुत सारी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें या ज़रूरी नहीं थी जो, है ना, तो वो सब भी हम साथ में ले आते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि सांख्यिकीय रूप से उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि फील्ड पर से जो आप डेटा लेकर के आए, ज़रूरी थोड़े ना है पूरा सही हो, उसमें क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, सांख्यिकीय रूप से उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। और जब उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, अब कई बार वही गलतियाँ जो हम प्रमाण लेके आए हैं, जो हम अपने फील्ड पर से डेटा कलेक्ट किया है, कई बार वो उसी के पक्ष में भी होती हैं और कई बार वो उसी के विपक्ष में भी होती हैं, तो यानी पक्ष और विपक्ष दोनों में हो सकती हैं। दूसरी बात जब इसी को हम समझते हैं, तो यानी क्या हो, अब और होता क्या है, अब जो हमारा कई बार ऐसा होता है, जिस पूरे पॉपुलेशन से, जिस पूरे समग्र से हमने जो सैंपल लिया है, वो कुछ गलत हो गया है, उसमें किसी तरीके से गड़बड़ी हो गई, तो उसको हम सिग्निफिकेंस टेस्ट के माध्यम से टेस्ट करते हैं, क्योंकि या तो हो सकता है किसी के पक्ष में चला गया, किसी के विपक्ष में चला गया, तब तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस त्रुटि का पता लगाने के लिए, इस इन्फरेंस का पता लगाने के लिए, द मेथड विच इज़ यूज्ड बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी इस शुद्धता का पता लगाने के लिए जिस तरीके का हम प्रयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस टेस्ट या फिर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जो भी आप इसे कहना चाहें। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सबसे पहले टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल किया 1925 में किसने, रोनाल्ड फिशर ने, रोनाल्ड फिशर ने सबसे पहले टेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या फिर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल किया, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो उपकल्पना हम टेस्ट करते हैं, किस तरीके से हम जो है, जो शोधकर्ता जो डेटा कलेक्ट करके लाता है, वो किस तरीके से गलत या फिर सही हो सकता है। सिग्निफिकेंस को जैसा कि हमने बताया अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें ज़रूरी ये होता है जो सैंपल आपने, आप इसको ऐसे समझिए, है ना, कि जैसे जो सिग्निफिकेंट लेवल है हमारा, जो भी सिग्निफिकेंस लेवल का हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको मैं अल्फ़ा से डिनोट किया, और ये इस बात का है कि जो भी आपने सैंपल लिया है वो पूरी तरीके से सही है भी कि नहीं, वो पूरी तरीके से सत्य है भी कि नहीं, या फिर हमारे उपयोग का है भी कि नहीं। अब रिसर्चर क्या करता है, जो शोधकर्ता होता है, वो इसीलिए इस सिग्निफिकेंस का टेस्ट करता है बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, यानी रिसर्च शुरू करने से पहले वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को टेस्ट करता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है।
यस सर। इसमें बात क्या होती है, जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाई थी, अब देखिए फिर एक टर्म आ गया हमारे पास, नल हाइपोथेसिस, जिसको कि आप एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं हाइपोथेसिस क्या होती है जल्दी से। फील्ड पर जाने से पहले शोधकर्ता जो भी एक उपकल्पना बनाता है अपने मन में, जो भी उसके पास प्रीवियस डेटा होता है, उसके पूर्वानुमान होते हैं, और जो भी उसने चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी हैं, लिखी हैं, देखी हैं, उसके आधार पर वो एक उपकल्पना का निर्माण कर लेता है, वो एक हाइपोथेसिस बना लेता है। और जब वो एक हाइपोथेसिस बना लेता है, उसी को हम टेस्ट करते हैं। अच्छा, और अब आता है नल हाइपोथेसिस। तो जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि वेरिएबल ए में और वेरिएबल बी में कुछ ना कुछ तो संबंध होगा ही होगा। इस ए और बी में चाहे या तो ये इंडिपेंडेंट होगा, या फिर ये डिपेंडेंट होगा, या फिर ये डिपेंडेंट होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, यानी इसमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ समानता तो होगी ही होगी। लेकिन होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों वेरिएबल्स में ए और बी में कोई समानता नहीं होती, कोई संबंध नहीं होता। तो जब इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो उसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे ही नल हाइपोथेसिस बना ली, हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, और हम फील्ड पे उतर जाते हैं रिसर्च करने। जब हम फील्ड पे उतरते हैं रिसर्च करने, तो जो हमें पता चलता है कि अगर हम देखते हैं, अगर हमारी जो हमने पूर्वानुमान लगाया था अगर वो सही है, तब तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमें लगता है कि वो अनुमान गलत है, तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। बेटा डिटेल में अगर पढ़ना हो यही चीज़, तो उपकल्पना की पूरी वीडियो डिटेल में पड़ी हुई है ना, उसको देख लेना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी। आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा दो तरीके का, है ना, या तो भाई एक्सेप्ट करेंगे हम, या फिर हम उसको रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, तो जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है, अगर हमारा सिग्निफिकेंस लेवल सही होगा तब हम हाइपोथेसिस को थोड़ा ना रिजेक्ट करेंगे, तब तो इसका मतलब हमारी हाइपोथेसिस सही है। तो जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है, इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंस जो जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है, ये इस बात को चेक करता है कि जो भी आपने हाइपोथेसिस ली थी वो पूरी तरीके से सही है या नहीं। यानी द सिग्निफिकेंस लेवल इज़ द प्रोबेबिलिटी, वो इस बात की संभावना है, इस बात की प्रायिकता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करी जाएगी व्हेन इट इज़ ट्रू, अगर वो सही होगी। भाई अगर हमारी नल हाइपोथेसिस सही, हम ये मान लेते हैं कि इनके बीच में कोई संबंध नहीं है ना, और ये बात सही है, तब तो हम यही मानेंगे कि हाँ इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिग्निफिकेंस लेवल, यानी किस हद तक हमारी हाइपोथेसिस सही या फिर गलत हो सकती है। बात समझ में आ रही है? यस सर। आगे देखते हैं, दूसरी चीज़ जो यहाँ पर निकल करके आती है, इसी तरह से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, वो तो हालांकि आदित्य सर ने वीडियो में पढ़ाया है, लेकिन फिर भी कई सारे टेस्ट हम आपको और बता देते हैं। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आता है आपका जेड टेस्ट। ठीक है, अब ये आप लिख लेंगे दो लाइन छोड़ छोड़ के, जेड टेस्ट पहला। दूसरा तो पहले तो जेड टेस्ट को समझ लेते हैं। अब जेड टेस्ट क्या होता है? जेड टेस्ट भी एक तरह से स्टैटिस्टिकल टेस्ट है ना। जेड टेस्ट क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जिसमें कि हम क्या कहते हैं कि जिसमें कि दो पॉपुलेशन जो हमारे पास हैं, जो हमारे पास दो हमारे नमूने हैं या फिर दो हमारी जनसंख्या जिसमें से हम चुनाव करेंगे, जो हमारी दो पॉपुलेशन है वो क्या है? वो दोनों अलग अलग है, यानी भिन्न भिन्न है। वो दोनों भिन्न भिन्न है। जब वो दोनों भिन्न भिन्न होंगी तो हम क्या करेंगे? तब हम यूज़ करेंगे जेड टेस्ट का। और ख़ास करके ये तब होता है जब हमारा सैंपल है वो 30 से ज़्यादा का होता है, तब हम जेड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब वो हमारा सैंपल 30 से ज़्यादा का हो जाता है, तब हम उसकी जगह पर जेड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, ये तो हो गया हमारा जेड टेस्ट, एक मामला हुआ ये। दूसरा मामला है हमारे पास जेड स्कोर।
दूसरा होता है जेड स्कोर। जेड स्कोर क्या होता है? जेड स्कोर ये होता है जब हम एक ही पॉपुलेशन में से सैंपल लेते हैं, ठीक है। यानी जो पॉपुलेशन जो हमारी है, जैसे कि या फिर जो पॉपुलेशन को मापने के जो तरीके हैं, है ना, उससे क्या करते हैं हम, उससे सैंपल लेते हैं, है ना। जब हम उससे सैंपल का पता लगाते हैं, एक ही पॉपुलेशन में से जब सैंपल लेते हैं दोनों वेरिएबल्स के, तो उसको हम कहते हैं आपका जेड स्कोर टेस्ट। बात समझ में आ रही है ना सबको? सर एक बार और बता दीजिए एक बार फिर से। ठीक है, एक बार और बता दूं। देखो, हमने कहा कि भाई एक हमारे पास है जेड स्कोर टेस्ट, है ना। एक तो भी हमने पढ़ा कि Yes. एक हमारा ये जेड टेस्ट है, और एक होता है हमारे पास जेड स्कोर। तो जेड स्कोर क्या होता है, जिसको कि हम जेड टेस्ट आखिर कहते किसको हैं, या जेड स्कोर किसको कहते हैं? जेड स्कोर और कुछ नहीं, जेड टेस्ट का ही एक रूप है, बस इसको थोड़ा सा अलग तरीके से इसलिए समझो, बताते हैं क्यों समझना है जेड टेस्ट को, जेड स्कोर को अलग तरीके से। जो हमारा जेड स्कोर होता है वो ऐसे होता है जब हमने कोई पॉपुलेशन ली, है ना। जैसे कि हमने किसी पॉपुलेशन मीन निकाला, है ना, किसी जनसंख्या का पहले हमने माध्य निकाला, या फिर हमने पॉपुलेशन को देखा कि वो किस तरह की पॉपुलेशन है ना, और उसके आधार पर हमने हाइपोथेसिस बनाई। जेड टेस्ट में तो हमने हाइपोथेसिस बना ली थी और फिर उसको टेस्ट कर लिया था, लेकिन हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने सबसे पहले एक जो है पॉपुलेशन पैरामीटर्स के द्वारा प्रॉपर एक सैंपल लिया, और उसके बाद हमने एक हाइपोथेसिस बनाई, जिससे कि हम एक सैंपल ड्रॉन करेंगे, जिससे कि हम एक सैंपल निकालेंगे, और उसके द्वारा फिर उस हाइपोथेसिस को वैलिडेट करेंगे, यानी उस हाइपोथेसिस सही है भी कि या नहीं इसका पता लगाएंगे उसी पॉपुलेशन पे, तो उसे हम कहते हैं जेड स्कोर, ठीक है। ये जेड टेस्ट के अंदर ही समझो, इसको अलग अलग समझोगे तो कंफ्यूज हो गए। यानी इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें तो हमने दो पॉपुलेशन ली जो अलग अलग Yes, sir. है ना, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने वो पॉपुलेशन ली जिसका टेस्ट हमने पहले से कर लिया है, जिसका टेस्ट हमने उस पॉपुलेशन को पहले ही कई तरीके की जो टेस्टिंग होती है उससे हमने टेस्ट करके ले लिया है, ठीक है। ये भी Yes, ये sir. भी सेम 30 से Yes, sir. पे एप्लीकेबल होगा ये भी। आगे देखते हैं, अगला होता है टी टेस्ट। ये तो बहुत फेमस है और पूछा भी जाता है। टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट जब हमारे पास दो सैंपल है, मान लो, है ना, दो सैंपल हमें दिए गए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब जेड टेस्ट को तो हम तब इस्तेमाल कर रहे थे, सिंपल सी बात समझो, जब हमारा जो सैंपल था वो बहुत बड़ा था, तब हम करेंगे क्या, जेड टेस्ट। लेकिन हम टी टेस्ट कब करेंगे, जब हमारा सैंपल बहुत छोटा होगा, यानी कितना होगा, 30 से कम होगा। यानी 30 से कम हुआ तो हम करेंगे टी टेस्ट, और 30 से ज़्यादा हुआ तब हम करेंगे जेड टेस्ट। अच्छा, तो जब हम टी टेस्ट करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो सैंपल साइज है वो लेस देन 30 हो, है ना, एक बहुत मतलब 30 से कम ही हो, ठीक है। और जो सैंपल साइज हमारा हो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, कंपैरेटिवली स्मॉल हो। अच्छा, टी टेस्ट में हम कब करते हैं, टी टेस्ट क्या करता है, किन्हीं दो अलग अलग सैंपल्स का, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, किन्हीं दो अलग अलग सैंपल्स का जब हम माध्य निकालते हैं, यानी जब हम मीन मेजर करते हैं, इसको हम मीन कहते हैं, जब हम मीन का मेजरमेंट करते हैं, जब हम माध्य निकालते हैं, तो हम इन दोनों अलग अलग सैंपल्स के दोनों अलग अलग माध्यों की जब हम तुलना करते हैं, है ना, जैसे गांव में ऐसा है, शहर में ऐसा है, और जब उसके बाद हम इनकी तुलना करते हैं, जब हम इनकी तुलना करते हैं यानी कि दो अलग अलग सैंपल्स की, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं, है ना। और टी टेस्ट में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि टी टेस्ट आप तभी यूज़ करेंगे जब आपके पास जो पॉपुलेशन होगी उस पर कोई पहले से टेस्ट ना लगा हो, जैसे कि जेड स्कोर में लगा हुआ था।
जेड स्कोर में जो पॉपुलेशन हम ले रहे थे वो तो पहले से ही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू ले रहे थे। बात समझ में आ रही है बेटा ना? सर जैसे टी टेस्ट था उसमें कोई टेस्ट पहले से नहीं था, उसी तरह अगर सॉरी जेड टेस्ट जैसे था उसमें कोई टेस्ट पहले से नहीं था, तो ये टेस्ट किया है। और जेड स्कोर था उसमें पहले से ही टेस्ट होता है, बस हमें होता है। हम्म। और ये जो टी टेस्ट टेस्ट नहीं होगा, ये जेड टेस्ट की ही तरह होगा, जैसे जेड। लेकिन दोनों में अंतर यह है, जेड टेस्ट तब इस्तेमाल होगा जब सैंपल 30 से कम होगा, सॉरी 30 से ज़्यादा होगा, और टी टेस्ट तब इस्तेमाल होगा जब सैंपल 30 ज्यादा से होगा। कम होगा। ठीक है, जब कम श्योर हो जाओ, जेड जेड से ज़्यादा, ऐसे याद कर लो, है ना, जेड फॉर ज़्यादा। जब Yes, जेड sir. टेस्ट में क्या होगा, जब सैंपल ज़्यादा होगा, और टी टेस्ट में टी फॉर टीनी, टीनी यानी छोटा, है ना, तो टी फॉर टीनी यानी जब 30 से कम होगा, छोटा सैंपल होगा, तब हम क्या करेंगे उसको, वहाँ पर हम टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यस सर। अच्छा। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोई भी पहले से जो हमने पॉपुलेशन लिया है वो एकदम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है, नॉर्मल सैम्पलिंग से ले लिया है, जिसमें कोई भी पहले स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमने नहीं इस्तेमाल किया है। यहाँ तक बात ठीक समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। यस हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसके बाद एक टेस्ट आता है जिसको हम कहते हैं एनोवा। इसको हम, इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो इसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसको हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं। यानी कि, और एनालिसिस इसको हम इस्तेमाल कब करते हैं, इसका इस्तेमाल जब हम तब करते हैं जब हमारे पास 3 से ज़्यादा सैंपल होते हैं, 3 या फिर 3 से ज़्यादा सैंपल होते हैं। जब हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा सैंपल होते हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं एनोवा टेस्ट को। ठीक है, और एक ही टेस्ट में हमें तीनों को टेस्ट करना होता है। भाई 3 से ज़्यादा टेस्ट सैंपल है और हमें एक टेस्ट के द्वारा टेस्ट करना है, तो हम क्या लगाएंगे, एनोवा टेस्ट लगाएंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट। तो हम उनके वेरिएंस का टेस्ट करेंगे कि ये कितना कितना अंतर है दोनों में, कितना कितना अलग है दोनों से। ठीक है, एक सेकेंड हम आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। तो हमने क्या पढ़ लिया कि भाई हमारा जेड टेस्ट क्या होगा, टी टेस्ट क्या होगा और एनोवा टेस्ट क्या होगा। तो एनोवा टेस्ट हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास 3 से ज़्यादा मल्टीपल सैंपल्स होंगे, यानी बहुत सारे सैंपल्स हैं, 3 है और 3 से अधिक है। ठीक है, 3 होंगे यानी 2 तक तो हम वही इस्तेमाल कर लेंगे जो हमने आपको बताया, टी टेस्ट इस्तेमाल कर लेंगे भाई, है ना, 2 या जेड टेस्ट इस्तेमाल कर लेंगे, दोनों अलग अलग हैं। और जब 3 से ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे, 3 होंगे या फिर 3 से ज़्यादा होंगे, तो हम उसे कहेंगे एनोवा टेस्ट में लगाएंगे और एनोवा टेस्ट के द्वारा उसको एनालिसिस कर लेंगे, बाकी प्रक्रिया सेम रहेगी। आगे देखते हैं भाई। इसके बाद होता है एक आपका एफ टेस्ट।
एफ टेस्ट क्या होता है? एफ टेस्ट का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारी टू पॉपुलेशंस जो हैं, जब हमारी दो पॉपुलेशंस हैं, यानी दो हमारे जो समग्र हैं वो क्या है, वो दोनों इक्वल हैं, वो दोनों इक्वल हैं या वो दोनों सेम है। जब वो दोनों सेम होती हैं, है ना, अच्छा, जब वो दोनों सेम होती हैं तो क्या होता है, वहां पर हम एफ टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ले रहे थे, यानी जो हम इससे पहले जो हमने 3 टेस्ट पढ़े, इन 3 टेस्ट में हम क्या कर रहे थे, इन 3 टेस्ट में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ले रहे थे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई, 1 2 3 4 वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब हमने एफ टेस्ट की बात करी तो एफ टेस्ट में हम क्या करते हैं, एफ टेस्ट में हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। अनुपात समझते हो ना? एक तो सेकंड किसी दो चीज में तुलना कर के बताना। बेटा, एक सेकंड रुकना। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? क्लास पढ़ा रहे थे ना, तो बैठे बैठे। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप बस जो एक टॉपिक बचा खत्म करते हैं। नहीं, बाहर गए हैं। यस। कभी आपको शायद कॉल क्या? घूमने में दिक्कत नहीं हुआ आपको? मुझे तो घूमने में कोई दिक्कत नहीं, मेरा होटल में खाना ही है। बस एक टॉपिक खत्म कर ले, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया बच्चों एफ टेस्ट। जब हमने एफ टेस्ट का इस्तेमाल किया तो एफ टेस्ट हम तब लगाएंगे जब हमारे दो पॉपुलेशन इक्वल होंगे, यानी जो हमने दो पॉपुलेशंस ली हैं वो दोनों बराबर हैं और वो दोनों इक्वल हैं। अच्छा, अब जब एफ टेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि अब जब रेशियो है तो भाई उसमें तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो में होगा कि कौन सा वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के अनुपात में कितना कम या कितना ज़्यादा है। इसको हम रेशियो प्रोपोर्शन के आधार पर समझेंगे, ठीक है? अच्छा, तो जब एफ टेस्ट का, और खासकर एफ टेस्ट तब इस्तेमाल हम करते हैं जब हमारी जो पॉपुलेशन है, यानी जो हमारी टोटल जिस पे हमें रिसर्च करनी है, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो अनइक्वल है, यानी अनइक्वल पॉपुलेशन वेरिएंस जो है, जो अनइक्वल पॉपुलेशन है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एफ टेस्ट। ध्यान रखना है बात, ठीक है? तो हमारे पास अभी कितने टेस्ट हो गए? एफ टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया, ये इतने टेस्ट हो गए। तो इसमें से जो एफ टेस्ट है हमारा, इसको हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारी दो पॉपुलेशन है, दोनों इक्वल हैं और दोनों ही रेशियो फॉर्मेट में हमारे पास, और दोनों मतलब दो पॉपुलेशन, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो इक्वल पॉपुलेशन जो हमारी है ये तो इक्वल है, यानी जो जो टोटल हमने पॉपुलेशन निकाली है वो दोनों इक्वल है, लेकिन इसके बाद जो हमने इनसे जो वेरिएंस होगा, इनका जो हमने इन दोनों को रिसर्च करने के लिए जो जिस जिस वेरिएंस का इस्तेमाल किया है, जिस विचलन का इस्तेमाल किया है, वो दोनों अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक है? वो दोनों हमारे दोनों वो अनइक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जो एफ टेस्ट होता है वो अलग अलग दो तरीके के सैंपल से लिया जाएगा, यानी सैंपल सेम होगा लेकिन लिया दो अलग अलग तरीके से जाएगा और दोनों की तुलना की जाएगी। अच्छा, और दूसरी बात, एफ टेस्ट होता है जो हमारा, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, जो एफ टेस्ट है वो हमारा, उसकी जो वैल्यू होगी वो उसी रेशियो पर बेस्ड होगी, वो उसी रेशियो के वेरिएंस पर बेस्ड होगी जो कि एफ टेस्ट होगी, जो उसी की रेशियो पर बेस्ड होगी जिसका कि सैंपल होगा, है ना? जो हमारा एफ टेस्ट है उसकी जो वैल्यू है वो उस रेशियो से बनेगी जो हमने उन सैंपल से, उन दोनों सैंपल से जो रेशियो निकाला है। बात समझ में आ रही है ना बेटा? अरे हाँ हाँ सर, लेकिन जैसे अभी हाँ हाँ तो हाँ तो जैसे अभी फर्स्ट
आपने बताया है कि दो पॉपुलेशन ठीक है, और तो सर जैसे फिर आपने बताया कि असमान और फिर नेक्स्ट आपने बताया फुल पॉपुलेशन। सर इसी में कंफ्यूज। इसी में कंफ्यूज हो रहा है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए इतना ही रखते Yes, हैं, sir. अभी हमें कुछ काम हाँ, आ गया है sir. बेटा, है ना, इसके बाद फिर हम तुम लोगों को कल कंटिन्यू करेंगे अगर समय मिला तो, ठीक है, इस हफ्ते का थोड़ा सा मैनेज करो फिर Yes. इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी हम चूंकि आउट ऑफ सिटी यस हैं, सर। ओके। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं बेटा, ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.